दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है डॉर्मेट्री में खौफ, अनीता कृष्णन द्वारा लिखित। दोस्तों, अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ सुनना पसंद है तो मिडनाइट मेथोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। डिब्रूगढ़, असम, अक्टूबर 1966। उपेंद्र गोहेन भारी तनाव में था। बेचैनी में अपने घर की टेरेस पर इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। कोर्ट के नोटिस ने उसकी शांत जिंदगी में भूचाल ला दिया था। 2 महीने बाद सुनवाई होनी थी। आरोपों का जवाब देने और अन्य चीजों के लिए उसे किसी वकील का इंतजाम करना था। उसके केस जीतने की संभावना उतनी ही थी जितनी की हथेली पर सरसों का उग जाना। इस संकट से बाहर निकलने का उसे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। नियम के अनुसार उसे अपने चचेरे भाई हरिदेव को चाय बागान और महलनुमा घर में आधा हिस्सा देना चाहिए था, जिनके पिता भी आपस में भाई थे और उनसे ही ये संपत्ति मिली थी। उपेंद्र ने अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी कि तभी एक बेहद दुखद घटना घट गई। एक अंधेरी रात उसके और हरिदेव के माता पिता की डकैतों ने जघन्य हत्या कर दी, जिन्हें खबर मिली थी कि घर में ढेर सारा पैसा पड़ा है। उपेंद्र अपने मामा के घर गया हुआ था और इस कारण मौत के मुंह से जाने से बच गया। हरिदेव तब एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। उपेंद्र ने तुरंत ही चाय बागान अपने नियंत्रण में ले लिया और हरिदेव की पढ़ाई के पैसे देता रहा। बाद में जब हरिदेव ने कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया और अपना हिस्सा मांगा तो उसे बागान का एक छोटा सा हिस्सा और कुछ पैसे दे दिए गए, जिनसे बस एक छोटा सा घर खरीदा जा सकता था। वैसे तो हरिदेव स्पष्ट रूप से खुद को ठगा महसूस कर रहा था, लेकिन वह इतना कोमल स्वभाव का था कि अपने चचेरे भाई का विरोध नहीं कर सका, जिन्होंने तब तक उसकी मदद की थी। 20 साल पहले हरिदेव ने हिम्मता नाम की महिला से शादी की थी, जो सुंदर भी थी और बुद्धिमान भी। कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक चला और फिर हरिदेव ने अपने चचेरे भाई पर घर और चाय बागान में बराबर की हिस्सेदारी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। उपेंद्र उसे अनसुना करता रहा। आखिरकार उनके रिश्ते में खटास आ गई और अब हरिदेव ने आखिरी विकल्प अपना लिया था। उसने कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। उपेंद्र इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर हरिदेव को उसके अधिकार के अनुसार हिस्सा मिल गया तो वह अपने बेटों को क्या देगा। हरिदेव और हिम्मता को जुड़वा लड़कियां थी और दोनों ही अपनी मां के समान सुंदर और समझदार। हाल ही में उन्होंने कलकत्ता के एक कॉलेज में पढ़ना शुरू किया था। उपेंद्र को जब ये बात पता चली तो वह बुरी तरह चिढ़ गया, क्योंकि उसके तीनों ही बेटे नकारा और मूर्ख निकल गए थे। उसने उन्हें सबसे अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेजा था, लेकिन उनमें से कोई भी 10वीं तक पास नहीं कर सका। इस बात से वह ज्यादा परेशान नहीं था। उसके पास उन्हें देने के लिए काफी कुछ था। उसने उन्हें चाय बागान को चलाने के लिए गुर सिखा दिए थे और हर एक को एक अलग हिस्सा देने का फैसला किया था। अब कोर्ट केस से सब कुछ बदलने वाला था। लंबी कानूनी लड़ाई में समय और पैसा बर्बाद होगा और फिर केस के हरिदेव के पक्ष में जाने की संभावना थी। इसका मतलब ये होगा कि उसके पास विरासत में अपने बेटों को देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा, जिन्हें भोग विलास की आदत पड़ चुकी थी। उपेंद्र ने कोर्ट का नोटिस मोड़ा और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर रेलिंग को पकड़कर अपने हरे भरे चाय बागान की सुंदरता को निहारने लगा, जो डिब्रूगढ़ की मनोरम ढलान वाली पहाड़ी के बीच स्थित था। लेकिन उसका मन ऐसे व्याकुल था जैसे कोई तूफान उसकी ओर बढ़ रहा हो। मैंने भले ही शल से हरिदेव को उसका हिस्सा नहीं दिया, लेकिन इस बागान में इतने वर्षों से मैंने अपना खून पसीना बहाया है, तब जाकर सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय पैदा हो रही है, जिसकी पश्चिमी देशों में इतनी मांग है। यदि मैं अमीर हुआ हूँ तो बस अपने कठिन परिश्रम के कारण। मैं इस जमीन का 1 इंच भी नहीं दूंगा। रेलिंग उसके मुक्के से कांप गई, जिसे उसने उस पर दे मारा था। ये सब चालबाज हिम्मता के कारस्तानी है। उसने अपना हिस्सा मांगने के लिए हरिदेव के दिमाग में जहर भर दिया है। मुझे विश्वास है कि कोर्ट में इस अपील के पीछे वही है। सच में वह मेरे गले की हड्डी बन गई है, आंखों का कांटा है। इस औरत को सबक सिखाने के लिए
जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। उपेंद्र के मन में उथल पुथल मची थी। वह एक ठोस और आसान हल की तलाश में बेचैन था। उसे उन्हें दबा देना होगा, कुचल देना होगा, ताकि वे कोर्ट के मुकदमे और अपने हिस्से की बात भूल जाएं। उपेंद्र की कसकर बंद की गई आंखें और बुरी तरह तनी बाहों के बीच उसका दिमाग अब साजिश रचना शुरू कर चुका था। उसने जब आंखें खोली तो उनमें एक शैतानी चमक थी। एक दानवी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसके दिमाग ने एक बेहद क्रूर साजिश रची थी। उसने उन पर वहां हमला करने का फैसला किया था जहां उन्हें सबसे अधिक तकलीफ होगी। उन्हें अपनी जान से प्यारी जुड़वा बेटियों सालमी और संतिंती को खोने के बाद पूरा जीवन कष्ट में तड़पते हुए बिताने दो। लेकिन मुझे बेहद सावधान रहना होगा, कोई भी मेरी तरफ एक भी उंगली ना उठा सके। उसने तुरंत अपने बागान के सुपरवाइजर मोइदुल को बुलवाया। उपेंद्र के पास उसके लिए अच्छी खबर थी। उसका वेतन बहुत अधिक बढ़ने वाला था। उपेंद्र के बागान में मोइदुल बीते 30 वर्षों से काम कर रहा था और अब उसकी उम्र 60 के करीब पहुंचने वाली थी। कई साल पहले वह अपनी पत्नी को खो चुका था और अपनी बेटी उदबाला को उसने अकेले ही पाला था। उदबाला, वह जंगली कामुक लड़की जो बिस्तर में कितना आनंद देती है। उपेंद्र खुशी से अपने हाथों को मसल रहा था। उसके बारे में सोचकर ही वह उत्तेजित था। उदबाला के साथ उसका नाजायज संबंध कुछ महीने पहले उस दिन तक गुप्त था जिस दिन मोइदुल ने उन्हें अपने ही घर में बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा था। शुरुआती सदमे और शर्म के बाद मोइदुल ने अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया। कोई भी बाप अपनी बेटी के चरित्र की हत्या के लिए अपना मुंह क्यों खोलेगा? और फिर उसके पास विकल्प क्या था? अगर विरोध किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए इच्छा या अनिच्छा से वह उनके अपराध का बागी बन गया। लेकिन वह नाराज था। उसकी बेटी उसके हाथ से निकलती जा रही थी और वह उसकी बदचलनी पर पर्दा डालते डालते थक चुका था। क्योंकि वह कोई और कदम नहीं उठा सकता था, इसलिए मोइदुल ने फैसला किया कि इस अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति को इस्तेमाल करने का सुनहरा मौका है। उदबाला ने बेहद खराब अंकों से एक स्थानीय कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। उसे डिब्रूगढ़ के एक छोटे से स्कूल में बहुत कम वेतन वाली एक नौकरी मिली थी। अब उपेंद्र बाबू उसे कलकत्ता में एक अच्छी नौकरी दिला देंगे। उन्होंने कहा तो था कि उनकी पत्नी का चचेरा भाई कलकत्ता में एक कॉलेज चलाता है। इस तरह वह एक तीर से 2 शिकार कर लेगा। उदबाला को अच्छे पैसों वाली नौकरी मिल जाएगी और वह इस कामुक आदमी से दूर चली जाएगी जो किसी भी हाल में उसे यहाँ किसी अच्छे आदमी से शादी नहीं करने देगा। शायद कलकत्ता में उसे कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा जिससे वह शादी कर लेगी। उदबाला के इरादे भी अलग नहीं थे। पिता और बेटी दोनों के पास इस अमीर आदमी का फायदा उठाने के लिए अपने ही कारण थे। इसलिए मोइदुल को जब उनके गुप्त संबंध का पता चला तो उसने अपना वेतन कई गुना बढ़ाने और उदबाला के लिए नौकरी की मांग रख दी। उपेंद्र इनकार नहीं कर सका, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। अब जबकि उसे कोर्ट का नोटिस मिल गया था तो इन दोनों पर उसने अब जो एहसान किए थे उन सभी की कीमत वसूलने का समय आ गया था। उदबाला जो उनके रिश्तेदार के कॉलेज में काम कर रही थी, उसे गुपचुप तरीके से उस कॉलेज में ट्रांसफर किया जाएगा जिसमें हरिदेव की जुड़वा बेटियां पढ़ रही थी। इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, बस उसे उदबाला को एक मोटी रकम देनी होगी। लेकिन कोर्ट केस लड़ने में पैसे गंवाने से तो ये अच्छा ही होगा। उदबाला अब उसके चाय बागान की रक्षक बन जाएगी। कलकत्ता, जून 1988। कलकत्ता परिसर में बातोनी लड़कियों की चटर पटर ऐसी जारी थी मानो गैरियों के एक बड़े झुंड ने अचानक इस इलाके पर धावा बोल दिया हो। कलकत्ता में लड़कियों के डी लेडी जो कॉलेज ने पिछले साल ही अपनी स्थापना के 30 वर्ष का समारोह मनाया था और 2 महीने की गर्मी की छुट्टियों के बाद खुला था। गेट पर एसयूवी, सेडान, हैम्पबैक, साइकिल, रिक्शा, टांगा की भीड़ लगी थी। माता पिता और उनकी बेटियां अपने सामान को खींचते हुए ऐसे अंदर भाग रहे थे मानो ये कॉलेज नहीं बल्कि कोई ट्रेन हो जो देरी होने पर छूट जाएगी। उन लड़कियों का चेहरा आंसुओं से भीगा था जो पहली बार हॉस्टल में रहने आ रही थी और लौटने वाले छात्र औपचारिकतावश गुड बाय कह रहे थे।
नोटिस बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी। फाइनल ईयर के छात्र जिन्हें हाल ही में निर्मित हॉस्टल इमारत की पश्चिमी विंग की पहली और दूसरी मंजिल पर रखा जाना था, खुशी खुशी वहां से अपने अपने रास्ते चली गई। लेकिन ऐसी टिप्पणियां किए बिना नहीं, जैसे कि भगवान का धन्यवाद हम उस पुरानी भूतिया बिल्डिंग से निकल आए और सोचो किसे पूरब की सबसे ऊपरी मंजिल मिलेगी। सेकेंड ईयर के छात्राएं ईस्ट विंग की ओर थोड़ी अनिच्छा से बढ़ने लगी, ये कहते हुए पहली और दूसरी मंजिल ठीक है और उम्मीद है उस डॉर्मेट्री में किसी को ना रहना पड़े। उसके बाद तो नहीं ही, जो पिछले साल हुआ था, प्रिंसिपल को इतना तो सोचना ही चाहिए। प्रशासनिक कक्ष से जैसे सीनियर लड़कियां चली गई, फर्स्ट ईयर की छात्राएं अनिश्चितता से खड़ी हो गई। वह नई नई और सीधी सादी थी, जिन्हें अपनी सीनियर छात्राएं की तुलना में खुद पर इतना भरोसा नहीं था। ये स्वाभाविक था क्योंकि वह कुछ दिनों पहले ही स्कूल से निकली थी और शायद पहली बार अपना घर छोड़कर आई थी। खड़े खड़े पैरों के दुखने के साथ ही वह एक दूसरे से फुसफुसाकर शिकायतें कर रही थी। उन सभी को इंतजार था कि कोई आकर उन्हें बताए कि आगे क्या करना है। आखिर में जब हॉस्टल की वार्डन उनके पास आई, तब उन नई लड़कियों ने राहत की सांस ली। उन्हें दो समूहों में बांटा गया। एक समूह वेस्ट विंग के टॉप फ्लोर पर रहेगा और दूसरा ईस्ट विंग के टॉप फ्लोर पर। रेवती आखिरी समूह की 18 लड़कियों में से एक थी, जो हॉस्टल के ईस्ट विंग में रहने की जगह के आवंटन की प्रतीक्षा में थी। चलो लड़कियां, जिन्हें ईस्ट विंग की डॉर्मेट्री मिली है वो आ जाओ, एक हॉस्टल वार्डन की आवाज गूंजी। मेरे पीछे आओ। आदेश का पालना करते हुए 18 थकी लड़कियों ने अपना सामान उठाया और एक महिला के पीछे, जो उनसे उम्र में बड़ी थी, चल पड़ी। मेरा नाम मिस उदबाला बोरा है। मैं तुम लोगों की हॉस्टल वार्डन हूँ। याद रहे, मैं उन लड़कियों को छोड़ती नहीं जो मेरी बात नहीं मानती हैं। बाद में उसने जो कहा उस पर ज्यादातर लड़कियों ने गौर किया। परिचय देने का ये भी क्या अंदाज था। वैसे तो वे अब तक अजनबी थी, फिर भी लड़कियों ने चुपके से एक दूसरे को देखा और उनके बीच एक रिश्ता बन गया। इस कारण कि उनकी समझ में आ गया कि सम्मान दुश्मन के खिलाफ सबको एक होना पड़ेगा। उस महिला का ऐसा चाल चलित्र झलक रहा था जो गुस्सैल, कठोर, बेड़ियां जकड़ने वाला था। और कुछ ही देर की मुलाकात में लड़कियों ने सब कुछ समझ लिया था। एक छोटी और मोटी मध्यम आयु वर्ग की महिला, मिस उदबाला, जिसके बाल छोटे कटे हुए और काले सफेद थे, रंग गोला, माथा ऊंचा था। एक अच्छे स्वभाव की महिला होती अगर उसके पास छोटी भद्दी भदने वाली आंखें और सिकुड़ी हुई बोहें ना होती, जो लड़कियों को असहज कर रही थी। इस कठोर दिखने वाली असमय महिला के बारे में कुछ ऐसी बात थी जो बहुत ही घृणित थी। उनके साथ वह ग्राउंड फ्लोर तक ही आई, उस जगह तक जो उस विंग के मिलने जुलने की आम जगह थी, लेकिन वह उससे आगे नहीं गई। उसने उन्हें सीढ़ियां दिखाई और चीख कर बोली, चलो अब एकदम ऊपर तक चढ़ जाओ और मैं कोई शोर या शिकायत सुनना नहीं चाहती। उसने वहां से खड़े होकर उन्हें छोटी छोटी आंखों और चेहरे पर विचित्र से भाव के साथ तेजी से सीढ़ियां चढ़ते देखा। ये चिंता है या शक? शायद वह बस दूसरों को दुख देखकर सुखी होती हैं। रेवतनी ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदाजा लगाया, जो सबसे आखिर में ऊपर गई। जो भी हो, मुझे ये अजीब महिला पसंद नहीं आई। मैं इससे दूर ही रहूंगी और ना ही मुझे ये बिल्डिंग पसंद आई। ये मुझे डरा रही है। हॉस्टल की ईस्ट विंग समय के साथ पुराने पड़ चुके मटमैले भूरे रंग के पत्थर से बनी इमारत थी। वास्तविक भूरा रंग अब गंदे हरे और जिद्दी फफूंदी से ढक चुका था, जो जहां तहां दीवारों पर लग चुकी थी। पूरे ढांचे में एक अजीब सी निराशा थी, जबकि प्राशस ने उस बगीचे के माध्यम से खुशियां भरने का पूरा प्रयास किया था, जिसकी देखभाल अच्छी तरह की जा रही थी। लॉबी एक बड़ी सफेद पुती हुई उदास जगह थी, जिसमें कुछ लाल कवर वाली कुर्सियां और कांच के टाप वाली मेजें थी, लेकिन उनसे उत्साह भरने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पतली गंदी सीढ़ियां और भी अधिक निराशाजनक थी। क्या इस कारण उदास हो रही हूँ क्योंकि मुझे बड़े आधुनिक बंगलों में रहने की आदत है? सामान घसीटते हुए 3 मंजिलों की सीढ़ियां चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। जब रेवती ऊपरी मंजिल पर पहुंची तो दरवाजे पर रुकी। उसे एक जबरदस्त
बासी फूफन जैसी गंध आई और घिन के मारे उसका चेहरा सिकुड़ गया। यहाँ के माहौल में कुछ और भी था जो अप्रिय था। ये ठंडा और घृणा पैदा करने वाला था, लेकिन वह इस समय इतनी थकी हुई थी कि उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे अपना दुखते पैरों को आराम देने की सख्त जरूरत थी और वह बिना कुछ सोचे समझे डॉर्मेट्री में दाखिल हो गई। अन्य दूसरे फ्लोर पर जहाँ कमरे थे वही टॉप फ्लोर एक बड़ा सा हॉल था। भले ही दीवारों और खिड़कियों को ताज़ा ताज़ा सफ़ेद और पीले हरे रंग से रंगा गया था, लेकिन रेवती को तुरंत ही समझ में आ गया जैसे वह किसी प्राचीन मठ में आ गई हो। डॉर्मेट्री के दोनों ओर छोटे छोटे बेड कतार में लगे थे। प्रत्येक व्यवस्थित स्थान में एकदम बुनियादी चीजें थी। एक छोटी अलमारी, एक स्टडी टेबल और एक कुर्सी। ये जगह निराशा और उदासी भरी थी, जिसके हर कोने से बेहद खराब भावनाएं बाहर आ रही थी। रेवती ने अपने नाम की पट्टी देखी और टिन का अपना बड़ा संदूक अपने बेड के पास पटक दिया। कंधे से एयरबैग उतारने के साथ ही पैर पोंछते हुए वह कुर्सी पर बैठ गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और मुस्कुराने लगी। अधिकांश लड़कियां अपना सामान टिन के ट्रंक में लेकर आई थी। क्या सबकी माँ एक ही तरह से सोचती है? उसकी माँ जब मेटल का ट्रंक लेकर आई थी और कहा था कि वह अपना सामान उसमें ले जाए, तो उसने कितना हंगामा किया था। ये कितना शर्मनाक होगा। उसने विरोध किया था जैसे मैं किसी गरीब परिवार से हूँ। मेरे डैड नौसेना के एक कमांडर हैं और कितने शर्म की बात होगी जब मैं अपना सामान इस पुराने जमाने के टिन के ट्रंक में लेकर जाऊंगी। उसने मुंह लटका लिया था और गुस्से में हाथ बांधकर खड़ी हो गई थी। उसकी माँ ने उसे शांति से समझाया था, बेटा, चमड़े के बक्से को कोई भी काट कर तुम्हारी चीजें चुरा लेगा। हॉस्टल में चोरियां तो होती रहती हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे मजबूत ट्रंक से कोई कुछ नहीं चुरा सकेगा। इसे याद से हमेशा ताले में बंद रखना। उसमें जैसे ही थोड़ी ताकत आई, रेवती ने अपना सामान व्यवस्थित करने का फैसला किया। दूसरी लड़कियां भी अपने काम में व्यस्त थी और उसने उन्हें देखना शुरू किया। ठीक उस पार एक सांवली और आकर्षण रूप से मोटी लड़की फर्श पर बैठी थी। वह एक एक कर अपने ट्रंक से सामान निकाल कर उन्हें अपने बेड पर रख रही थी। इसके बाद उसका ध्यान उसके दाहिनी ओर एक खूबसूरत गोरी लड़की की ओर लगा। वह बेहद दुखी लग रही थी और अपने बिस्तर पर बैठकर अपने तलवे की मालिश कर रही थी। दोनों की आंखें मिली। हाय, मैं रेवती बंजरी, जमशेदपुर से। तुम अभी भी थकी हुई हो? उसने हाथ हिलाते हुए कहा। लड़की स्नेह के साथ मुस्कुराई। मैं सान्या गोहेन, डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़? इस जगह का कभी नाम नहीं सुना। यह असम में है। वहाँ मेरी दादी जी का बहुत बड़ा चाय बागान है। मेरे पिता भी उसी में काम करते हैं। अच्छा, तुम्हारे पैर अभी भी दुख रहे हैं? मेरे तो अब ठीक हैं। मैंने नए सैंडल पहन लिए थे और उसने ही पैर काट लिए। उसने कराते हुए कहा। मेरे पास एंटीस्पेटिक मलहम है, चाहिए? सान्या ने हाँ में जवाब दिया और रेवती अपने सामान को इधर उधर करते हुए दवाई का अपना डब्बा बाहर निकाला। उसमें से एक ट्यूब निकाला और फिर सान्या की मदद करने चली गई। उसके साथ बैठकर वह उसके जख्मों पर धीरे धीरे मलहम लगाने लगी और बातें करने लगी। दोनों के बीच तुरंत दोस्ती हो गई। रेवती ने गौर किया कि सान्या एक बेबाक और सुलझी हुई लड़की है। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह उसे बचाना चाहती थी, सुरक्षित रखना चाहती थी, मानो वह किसी खतरे में हो। उसकी समझ में नहीं आया कि उसे ऐसा एहसास क्यों हुआ। जितने भी दिन उन्हें इस डॉर्मेट्री में रहना पड़ा, रेवती ने सान्या को कभी अकेला नहीं छोड़ा। वह हमेशा उसके साथ रहने लगी, एक बहन की तरह, जैसी उसे कभी मिली नहीं। जब उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उस पार की लड़की ने आवाज लगाई। हाय, मैं नित्या सेन, आसनसोल से। मेरी मदद चाहिए? रेवती और सान्या ने नाम में सिर हिलाया और उसके साथ ही उसकी तरफ हाथ हिलाया। फिर सारी लड़कियां अपना सामान व्यवस्थित करने लगी। सूरज ढल रहा था और हॉस्टल में उनका पहला दिन खत्म होने वाला था। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, एक अजीब सी उदासी फैलने लगी। रेवती का दिल बैठने लगा। शायद उसे अपना घर, अपनी मॉम और अपने डैड की याद आ रही थी। अब उसे उनके बिना रहने की आदत डालनी पड़ेगी। बिस्तर पर लेटे लेटे वह उनके बारे में सोचती रही। 7:30 बज गए। डिनर का समय हो गया यार। दूर के कोने से किसी ने सभी को आवाज लगाई।
याद है ना, मिस उदबाला ने कहा था अगर हम लेट हुए तो डिनर नहीं मिलेगा। तभी किसी ने कहा मुझे भूख लगी है, डिनर मिस नहीं कर सकती। चलो लड़कियों। सारी 18 लड़कियां ने जल्दी जल्दी अपने जूते चप्पल पहने और एक साथ हॉस्टल के डाइनिंग हॉल के लिए निकल पड़ी। रेवती जैसे ही वहां से बाहर आई, उनका मूड अच्छा लगने लगा, जबकि कोई भी लड़की चैक नहीं रही थी जैसे कि उम्मीद थी। वह सुकर पुसर कर बातें कर रही थी। ये पक्की तानाशाह मिस उदबाला का असर होगा। रेवती अपने मन में आए इस विचार पर मुस्कुराने लगी। डिनर बेस्वाद था, घर के खाने के तो आसपास भी नहीं था। सीनियर लड़कियां मजे से खा रही थी और इस कारण वह ना तो शिकायत कर सकती थी और ना उनका ध्यान खींच सकती थी। इसका नतीजा रैगिंग तक जा सकता था। इसलिए नई लड़कियों ने चुपचाप खाना खा लिया। शायद धीरे धीरे हमें इस बेस्वाद खाने की आदत पड़ जाएगी, रेवती ने सोचा। डिनर लगभग खत्म होने वाला था। तभी मिस उदबाला शाही अंदाज में किसी महारानी की तरह अपने छोटे कद को खींचकर लंबा और विशाल करने के अंदाज में दाखिल हुई। बाद में जो किया उसकी आवश्यकता नहीं थी। वह वैसे भी काफी अशिष्ट और धमकाने वाली लगती थी। लड़कियों, तुम मेरा नाम कहीं भूल गई हो तो फिर से बता दूं, मेरा नाम मिस उदबाला बोरा है। मैं इस कॉलेज की सबसे पुरानी हॉस्टल वार्डन हूँ। यहाँ 20 वर्षों से हूँ। 1966 में मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया था। उसने आसपास देखा कि सभी उसकी बातें ध्यान से सुन रही हैं या नहीं। लड़कियों ने जानबूझकर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उन्हें ये महिला बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसकी आंखें कुछ अदेखी व्याकुल लगातार घूमती रहती थी। उसने किसी लड़की से सीधे नजर नहीं मिलाई, मानो वह दोषी हो और आंखों को घुमाकर कोई गहरा रहस्य छिपा रही हो। अभी, उसने अपनी गूंजती आवाज में कहा, ईस्ट विंग की फर्स्ट ईयर की छात्राओं के सिवाय बाकी सब जल्दी यहाँ से निकलो। वह इंतजार करती रही जब तक कि डाइनिंग हॉल में सिर्फ 18 लड़कियां नहीं बच गई। फिर उसने अपने हाथ बांधे, अपनी आंखों को घुमाते हुए लड़कियों की गिनती की और चिल्लाई, नहीं लड़कियों, अब अपना ध्यान मेरी बातों पर दो। ये नियम है जिनका पालना तुम्हें सख्ती से करना है। अगर तुमने एक को भी तोड़ा तो तुम भारी मुसीबत में पड़ जाओगी, समझी? लड़कियों ने तुरंत एक दूसरे को देखा। उन्हें इस रूखे स्वभाव वाली महिला से मिल रहे अशिष्ट स्वागत से भारी निराशा हुई। ठीक 10 बजे बत्तियां बुझा दी जाएंगी, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है। मैं मेन स्विच ऑफ कर दूंगी। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। कुछ सीनियर दरवाजे के बाहर खड़ी थी, मिस बोरा के पीछे, और मुंह दबाकर हंस रही थी और मुंह चिढ़ा रही थी। इस महिला का सम्मान कोई नहीं करता। रेवती को तुरंत एहसास हुआ। पल के लिए ध्यान भटकने के बाद रेवती फिर से सुनने लगी कि मिस उदबाला बोरा क्या कह रही हैं, जो अब भी बकबक कर रही थी। सुबह उठने का समय होगा 5:30 बजे और उसके बाद कोई भी बिस्तर पर दिखना नहीं चाहिए। सुबह 6 बजे उठने का समय ठीक होगा, किसने दबे सबर में कहा, लेकिन खैर थी कि उसकी आवाज वार्डन तक नहीं पहुंची। कोई भी माता पिता या किसी और को फोन करने के लिए हॉस्टल के टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। तुम हफ्ते में एक बार उस कॉन्फेक्शनरी शॉप से फोन कर सकती हो जो क्लास जाने के रास्ते में मिलेगा। शायद वह दुकान इसका भाई चलाता है। दबे सवर में कही गई इस बात से कुछ चेहरों पर मुस्कान आ गई। इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? मिस उदबाला ने लड़कियों को तुरंत घूर कर देखा और फिर आगे बोलने लगी। रविवार को तुम लोग जरूरी सामान खरीदने और फोन करने के लिए उस दुकान पर जा सकती हो। अचानक लड़कियों के बीच बुनबुनाहट शुरू हो गई। हफ्ते में सिर्फ एक बार? कुछ बेबाक लड़कियों ने विरोध किया। काले कानून, हम कॉलेज में हैं या जेल में? किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। इससे अच्छा तो स्कूल था। चुप हो जाओ सभी, बंद करो ये खुसर फुसर। तुम्हारी ये मजाल, अगली बार तुमने एक शब्द कहा तो हॉस्टल से बाहर कर दूंगी। हालांकि मैं उससे भी बुरा कर सकती हूँ, मिस उदबाला ने चीखते हुए कहा और लड़कियों को ऐसा देखा जैसे उन्हें कच्चा चबा जाएगी। अब सीधे अपनी डोर में जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। लड़कियां उसके व्यवहार से दंग थी। ये औरत उन्हें धमकाने की कोशिश क्यों कर रही है? उसके इरादे क्या हैं? हॉस्टल में आई नई लड़कियां मिस उदबाला के सख्त नियमों की शिकायत करती हुई डॉर्मेट्री की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मेरी मॉम ने हर दिन उन्हें फोन करने को कहा है, मैंने नहीं किया तो वह परेशान हो जाएंगी, नित्या ने रोने के अंदाज में कहा। हम कोई बच्चियां नहीं है कि कोई हमें बताएगा कि कब कॉल करें और किसको कॉल करें। वह होती कौन है हमें बताने वाली कि हम अपने माँ बाप से हफ्ते में सिर्फ एक बार बात करेंगे? ये क्या कोई जेल है? रेवती ने नाराज होते हुए कहा। और इतना सख्त कर्फ्यू? बत्तियां ठीक 10 बजे बुझा दी गई।
मैं मेन स्विच ऑफ कर दूंगी। एक लड़की ने एकदम इस उद्बला के अंदाज में नकल की और सारी लड़कियां हंस पड़ी। हमें कल इस बारे में डीन से बात करनी चाहिए, नित्या ने सुझाया। रुको रुको लड़कियों, इतनी जल्दी शिकायत करना मत शुरू करो। सान्या ने अपनी राय रखी। सच कहूँ तो मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने दादाजी से बात करूंगी। लेकिन उसकी बातों पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया। जो लड़कियां डार्म में आई वो चीख उठी और बाकी झटपट अंदर दाखिल हो गई। वे जैसे ही अंदर घुसी उन सभी का मुंह खुला का खुला रह गया और उनके सामने जो तबाही थी उसे देखकर बहुत बड़ा झटका लगा। चादर अस्त व्यस्त थे, कुछ तो फर्श पर पड़े थे, लेकिन सबसे बुरा हाल तो सान्या के बिस्तर के आसपास था। मानो भूकंप का केंद्र वही था। उसकी कुर्सी टेबल पर उल्टी पड़ी थी और टेबल से उसकी नई किताबों समेत सारी चीजें बुहार कर नीचे फेंक दी गई थी। अपनी अलमारी में उसने जो कपड़े व्यवस्थित कर रखे थे वह आसपास बिखरे पड़े थे। वह सबसे ज्यादा जोर से चीख उठी। वाह क्या स्वागत हुआ है, रेवती ने कहा। यह सबसे सीनियर ने किया है। हमें परेशान कर उन्हें मजा आ रहा है। रैगिंग, गर्ल्स कॉलेज की मशहूर रैगिंग में सबका स्वागत है। वैसे ये रैगिंग शर्मसार करने वाली या कष्टाई नहीं है। मैंने तो बहुत बुरी बुरी चीजें भी सुनी हैं। लड़कियां वहाँ फैली और अराजकता को ठीक करने में जुट गई। उन्होंने सफाई खत्म ही की थी। रात के कपड़े पहने थे और डार्म के कोने में रखे वाटर कूलर से अपनी अपनी बोतल भरी थी कि अचानक पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। इस आकस्मिकता ने पहले से ही दहशत में कामती लड़कियों को और सदमे में डाल दिया। उनकी चीखों और भयंकर कुल्हाड़ियों से हॉल गूंज उठा। दरवाजा बंद करो यार, कोई तो दरवाजा बंद करो, हताशा में किसी ने मिन्नतें करते हुए कहा। मौली दरवाजे के सबसे पास है, प्लीज मौली दरवाजा बंद कर दे जल्दी। कोई दरवाजे तक गया और उसे लॉक करने की भरपूर कोशिश की। लोहे की ठोस कुंडी बड़ी और जंग खा चुकी थी। इस कारण उससे कर्कश आवाज निकल रही थी। कुछ देर संघर्ष करने के बाद रगड़ के साथ अपने सुराख में जाकर घुसने की आवाज आई। लड़कियों की जान में जान आई। अब वह सुरक्षित महसूस कर रही थी, नहीं तो डॉर्मेट्री कितनी खतरनाक लग रही थी। दोस्तों आप सुन रहे थे डॉर्मेट्री में खौफ, अनीता कृष्णन द्वारा लिखित। इस कहानी का अगला भाग आपको जल्द सुनने को मिलेगा। अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपको फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।